Best interesting ये fact. है कतर, सऊदी अरब, यूएई और दुनिया का सबसे अमीर तरीन कंट्री। इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम है $1,28,000, जो कि अमेरिका, सिंगापुर, यूएई और सऊदी अरेबिया वगैरह से भी कहीं ज्यादा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसीलिए कतर को मिडिल ईस्ट का वेगस भी कहा जाता है। लेकिन कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। चंद साल पीछे चले जाए तो कतर सिर्फ एक तपता हुआ सहरा था, जिसमें ऑर्बिट, धूप और बोरियत के अलावा कुछ नहीं था। तो फिर ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? जो देश सारे अरब कंट्रीज में से सबसे गरीब था, आज वही दुनिया का अमीर तरीन देश कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये कहानी बाकी सारे अरब कंट्रीज की कहानी से मुख्तलिफ है। इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों सऊदी अरब और यूएई कतर को पसंद नहीं करते, और कैसे कतर आने वाले वक्त में भी अपने पड़ोसी अरब देशों के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल और महफूज होगा। ये कहानी शुरू होती है 1916 में, जब कतर के अमीर अब्दुल्ला अस्सानी ने ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने कतर को किसी भी जमीनी या समंदरी हमले के सूरत में डिफेंड करना होगा, और कतर बदले में अपने 55 साल तक ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा रहेगा, और यहां से निकलने वाले हर नेचुरल रिसोर्सेस में ब्रिटेन का शेयर होगा। 1940 में कतर में सबसे पहली ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई। 1960 तक कतर में तेल की खोज और जमीन से निकालने का काम शुरू हो गया, और कतर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो चुके थे, मगर कभी भी कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई थी। लेकिन फिर 1970 में शेल ऑयल कंपनी ने इस कंट्री का सबसे बड़ा खजाना दरियाफ्त कर लिया, और वह था नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। लेकिन उस जमाने में गैस कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, और उसकी वजह यह थी कि गैस को सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही दूसरी जगह भेजा जा सकता था, और कतर गैस इस्तेमाल करने वाले देशों से इतना दूर था कि वहां तक पाइपलाइन पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसी वजह से शेल कंपनी भी ये गैस फील्ड डिस्कवर करके भूल गई, और यह डिस्कवरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ही दब गई। 1971 में कतर को ब्रिटेन से आजादी मिल गई, और वह एक आजाद मुल्क बन गया। आजादी मिलने के बावजूद अगले 25 सालों में भी कतर के हालात कोई खास नहीं बदले, और फिर आया 1995, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन खलीफा अल थानी ने बगावत करके अपने ही बाप की हुकूमत का तख्ता उलट दिया, और कतर का अमीर बन गया। नए अमीर का एक ही फोकस था, और वो था गैस। हमाद बिन खलीफा ये जानता था कि कतर की तकदीर सिर्फ गैस ही बदल सकता है, इसलिए उसने एक बहुत ही रेयर टेक्नोलॉजी गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। लिक्विफिकेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि उसे ऑयल की तरह शिप्स में दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया जा सके। इस सारे प्रोसेस में गैस को 161 डिग्री पर ठंडा रखना पड़ता है। इसी प्रोसेस पे कतर ने सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और आज वो एलएनजी का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर से गैस इंपोर्ट करने वाली कंट्री में जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन शामिल है। इस तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स कतर में आना शुरू हो गए। लेकिन कतर की तकदीर बदलने की इक्वेशन में ये तो एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा था, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सी कंट्री के पास होते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट भी बहुत सी कंट्री कर लेते हैं, मगर असल मसला आता है उन रिसोर्सेज से आने वाले पैसे को सही से इस्तेमाल करने का। वरना वेनेजुएला और अंडोला का इंजाम हमारे सामने है। यही वह जगह है जहां कतर बाकी तमाम कंट्रीज पे बाजी ले गया। कतर ने 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था तेल और गैस से आने वाले पैसे को पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करना। और इसीलिए आज दुनिया के हर बड़े मॉल और हर बड़ी कंपनी में आपको कतर इन्वेस्टमेंट्स नजर आएगी, चाहे वो लंदन के बड़े होटल्स, ऑफिस और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हो, अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर हो, या फिर माल्टाई नेशनल जैसे कि वॉक्सवैगन, बार्कलेस बैंक, शेल, टिफनी एंड कंपनी, या फिर रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी। इन तमाम कंट्रीज और कंपनी में कतर की हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं।
लेकिन ये भी कतर की टोटल इन्वेस्टमेंट्स का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा कतर बिलियंस ऑफ डॉलर्स रोड्स, एयरपोर्ट, रिसर्च सेंट्रल और फाइनेंशियल सेंट्रल पे भी लगा चुका है। इससे बढ़कर अभी जो फीफा वर्ल्ड कप, जो कि शायद दुनिया में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है, वह भी कतर में ही हो रहा है, क्योंकि ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम पूरे अरब में सिर्फ कतर के पास ही है। इन सारे इन्वेस्टमेंट का मकसद है ऑयल और गैस के अल्टरनेटर की इनकम सोर्सेज क्रिएट करना। अब ये तो है सिर्फ कतर की इकोनॉमिक्स साइड। दूसरी तरफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल करने के लिए कतर ने दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क शुरू किया, जिसे आज हम अल जजीरा के नाम से जानते हैं। असल में बहुत सालों तक कतर सऊदी अरब के कंट्रोल में था और नया अमीर खलीफा बिन हम्माद ये अच्छी तरह जानता था कि अगर कतर ने दुनिया में एक मुकाम बनाना है तो उसके लिए उसकी एक अलग से पहचान बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया तक कतर की आवाज और उसका नैरेटिव पहुंचाने में अल जजीरा ने एक बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया है। 2010 की अरब स्प्रिंग के दौरान भी अल जजीरा वो वाहिद चैनल था जिसने प्रोटेस्ट को ऑनर किया था, और इसकी वजह से सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज से इसे जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। अल जजीरा का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि 2017 में जब सब अरब कंट्रीज ने कतर को बॉयकॉट किया था, तो उसको खत्म करने के लिए जो सबसे पहले डिमांड रखी गई वो थी अल जजीरा को बैन करना। सऊदी अरब और यूएई में तो अल जजीरा 2017 से अब तक बैन ही है। कतर का बॉयकॉट एक मुकम्मल फेलियर था, और इसकी सबसे पहली वजह तो ये थी कि सऊदी अरब को इस बाइकॉट में सारे अरब कंट्रीज की सपोर्ट हासिल नहीं थी। इवन कुवैत और ओमान भी इस बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बने। दूसरा, कतर के ईरान और तुर्की से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है, जिसकी वजह से सऊदी अरब यूएई कतर से काफी नाराज है। मगर इंटरनेशनली सारे कंट्रीज कतर को एक न्यूट्रल स्टेट समझती है, और इसीलिए पूरी दुनिया में सिवाय 6 कंट्रीज के किसी ने भी इस बॉयकॉट को सपोर्ट नहीं किया। कतर को गैस की वजह से एक और फ्यूचर एडवांटेज मिला है। ऑयल के बारे में तो बहुत से एक्सपर्ट कहते हैं कि 2030 नहीं तो मैक्सिमम 2040 तक वह इलेक्ट्रिसिटी से रिप्लेस हो जाएगा। मगर गैस के बारे में ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं, बल्कि उल्टा गैस की डिमांड मुसलसल बढ़ती जा रही है। अभी रिसेंट रशियन यूक्रेन वॉर में रशिया की जानिब से गैस पाइपलाइन की ब्लॉकेज के बाद कतर के गैस की डिमांड 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अब यूरोपियन कंट्री भी गैस के लिए कतर से राब्ता कर रहे हैं, और यह डील कतर को और अमीर बना देगी। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट पहले ही $100 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। तो कल को जब काफी अरब कंट्री ऑयल रिप्लेस होने से परेशान होंगे, वहीं कतर को इस चेन से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब कतर में सब कुछ अच्छा भी नहीं है, और रिसेंटली वहां पर लेबर क्लास की कंडीशन को लेकर काफी सवाल भी उठाए गए हैं। लेकिन स्टिल कतर बाकी अरब देशों के मुकाबले में काफी ओपन स्टेट है, जहां मीडिया की आजादी है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, और फ्यूचर प्लानिंग भी होती है। आखिर में हम आते हैं उस खित्ते की तरफ जो कि शायद नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है, मगर पॉलिटिकल डिफरेंशियल्स, करप्शन और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से इस वक्त ओवरबर्थ, भूख और बदमनी का शिकार है। कतर की आजादी का 60% साउथ एशियन है। इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप है। अपने देश और प्यारों से हजारों मील दूर दिन रात मेहनत करते ये लोग हर वक्त ख्वाब देखते हैं कि कब इनके अपने कंट्रीज इतने खुशहाल होंगे कि इन्हें 7 समंदर पार इस जला देने वाली गर्मी से निजात मिले। और हर वक्त सोशल मीडिया पर लड़ने वाले ये लोग बाहर की कंट्री में बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, दुख बांटते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जैसे ही वापस अपने कंट्रीज में आते हैं तो वही पुराने पॉलिटिकल एजेंडे से मुतासिर होकर एक दूसरे को बुरा कहने और समझने लगते हैं। ना जाने ये हालत कब बदलेंगे, कब इस सब कॉन्टिनेंट के लोग ये फैसला करेंगे कि ये पॉलिटिशियन की डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलेंगे, दूसरों को भी इंसान समझेंगे, और फाइनली ये फैसला करेंगे कि अब हमें अपनी कंट्री को उस मुकाम तक लेकर जाना है जहां पर आज नॉर्वे और कतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।